हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो आज का टॉपिक है वह है वेग स्थिरांक की इकाई, मतलब वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। अब वेग स्थिरांक का मात्रक उस अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है जिस पर हम ज्ञात करना चाहते हैं। अर्थात वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक वेग स्थिरांक का मात्रक वेग स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अर्थात जिस प्रकार की कोटि होगी वेग स्थिरांक का मात्रक उसी प्रकार का होगा। जैसे देखते हैं, जैसे दिया हमारा वेग, वेग बराबर के ए की पावर है। के यहाँ पर है वेग स्थिरांक, ए अभिकारक कुछ भी हो सकता है, और एन है उसकी कोटि। एन क्या है? कोटि। और यदि हमको यहाँ पर के का मात्रक निकालना तो के बराबर आ जाएगा वेग अपान ए की पावर एन। तो अभिक्रिया का वेग जो सदैव प्रदर्शित किया जाता है वो होता है आपका ठीक है ना, मोल इंटू लीटर की पावर -1 इंटू सेकेंड की पावर -1। समय सेकेंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है। अपान ए किसी भी अभिकारक की सांद्रता, और सांद्रता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। मात्रक क्या होता है आपका? मोल इंटू लीटर की पावर -1, ठीक है ना। अब यदि हमको के का मात्रक ज्ञात करना है, किसका मात्रक ज्ञात करना है? यदि हमको के का मात्रक ज्ञात करना है तब क्या करें? तो के का मात्रक ज्ञात करने के लिए उनको डाइवर्ट कर देंगे ऊपर। तो जैसे आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा मोल 1 माइनस एन इंटू लीटर एन -1 इंटू समय या सेकेंड -1। तो हमारा वेग स्थिरांक का जो मात्रक प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? मोल 1 माइनस एन लीटर एन -1 समय या सेकेंड पावर -1। जैसा कि आपको मालूम है कि वेग स्थिरांक का जो मात्रक है अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। तो यदि अभिक्रिया शून्य कोटि की है, यदि अभिक्रिया किस कोटि की है? शून्य कोटि की, शून्य कोटि। यदि शून्य कोटि है देन यहाँ पर n बराबर हम क्या लिख देंगे? 0। शून्य कोटि के लिए n बराबर 0। यदि n बराबर 0 इस पर पुट आउट करें तो n बराबर 0 यदि इस पर पुट आउट करें तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा? देन तब के बराबर आपका क्या हो जाएगा? n बराबर 0 तो आ जाएगा मोल इंटू, यहाँ पर हमने 0 लिखा तो लीटर की पावर -1 इंटू सेकेंड की पावर -1, ठीक है ना। यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, किस कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? n बराबर 1, n बराबर 1। और यहाँ पर फिर हमने इसको पुट आउट किया, n की जगह हमको क्या रखना है? 1। देन तब यहाँ पर k का मात्रक क्या हो जाएगा? तो यदि n बराबर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 1 1 कैंसिल, यहाँ पर 1 1 कैंसिल, बचेगा केवल केवल आपका क्या? सेकेंड की पावर -1। इसी प्रकार अभिक्रिया चाहे जिस कोटि की हो तो उस कोटि के वैल्यू किस कहाँ पर रख दी जाती है? n बराबर। तो वेग स्थिरांक का मात्रक या वेग स्थिरांक की इकाई आपको क्या हो जाती है? ज्ञात हो जाती है। नेक्स्ट, इसके बाद जो है वह आपका वेग स्थिरांक का ताप गुणांक, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। तो वेग स्थिरांक का ताप गुणांक क्या होता है?
तो किसी भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का ताप गुणांक 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर, किसी भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का ताप गुणांक 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर दो भिन्न भिन्न वेग स्थिरांकों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात किसी भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का ताप गुणांक 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर दो भिन्न भिन्न वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात वेग स्थिरांक का ताप गुणांक, तो वेग स्थिरांक का ताप गुणांक बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर दो भिन्न भिन्न वेग स्थिरांकों के, अर्थात T + 10 डिग्री सेल्सियस पर K का मान बटे T डिग्री सेल्सियस पर K का मान 10 डिग्री सेल्सियस, यदि ये T है तो T + 10 डिग्री सेल्सियस है। अर्थात इसको लिखा जा सकता है K T + 10 डिग्री सेल्सियस पर अपान K T डिग्री सेल्सियस पर, जिसकी वैल्यू अर्थात ज़्यादातर देखा जाता है K 35 डिग्री सेल्सियस और K 25 डिग्री सेल्सियस, और जो इसकी वैल्यू होती है लगभग बराबर आ जाती है 2 से 3 के मध्य। किसके बराबर आ जाती है, 2 से 3 के मध्य। अर्थात वेग स्थिरांक के ताप गुणांक का मान लगभग 2 से 3 के मध्य होता है। इसके कहने का क्या तात्पर्य है कि वेग स्थिरांक के ताप गुणांक का मान 2 से 3 के मध्य होता है। इसके कहने केवल एक ही तात्पर्य है कि यदि हम किसी अभिक्रिया का टेम्परेचर या किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, किसी भी अभिक्रिया का ताप हम लगभग कितना बढ़ाते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो उस अभिक्रिया का वेग लगभग 2 से 3 गुना हो जाता है। उस अभिक्रिया का वेग लगभग कितना हो जाता है, 2 से 3 गुना हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, है अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत। अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। तो उन कारकों का व्याख्या करना किसके द्वारा संभव हो सकता है, अभिक्रिया वेग के टक्कर सिद्धांत द्वारा संभव हो सकता है। तो अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत क्या है, तो इसका प्रथम बिंदु है कि अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया होने के लिए, अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया होने के लिए उनके मध्य टक्कर होना आवश्यक होता है। प्रथम बिंदु क्या है कि अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया होने के लिए उनके मध्य टक्कर होना आवश्यक होता है। दूसरा बिंदु क्या कहता है कि जब अभिकारक आपस में टकराते हैं, जब अभिकारक आपस में टकराते हैं तो प्रत्येक टक्कर के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती, प्रत्येक टक्कर के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती। अभिक्रिया केवल एक ही टक्कर के फलस्वरूप होती है और वह टक्कर कहलाती है प्रभावी टक्कर। वह टक्कर क्या कहलाती है, प्रभावी टक्कर। 1/3 अर्थात अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं के पास में कुछ न कुछ ऊर्जा होनी चाहिए, कुछ न कुछ क्या होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। अर्थात अभिकारक अणुओं के पास की वह न्यूनतम ऊर्जा, अर्थात अभिकारक अणुओं के पास की वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं को भाग लेने के लिए प्रेरित करे, जो अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं को भाग लेने के लिए प्रेरित करे, उस अणु की संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। उस अणु क्या कहलाती है, संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अणुओं की जो संक्रियण ऊर्जा होती है, अणुओं की जो ये संक्रियण ऊर्जा होती है कहाँ से आ जाती है, तो नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि अणुओं के संक्रियण ऊर्जा कहाँ से आती है, अणुओं के मध्य होने वाली टक्कर से। कहाँ से आती है, अणुओं के मध्य होने वाली टक्कर से। ओके बच्चों।